हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, जो कि फिशर के समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है। तो हम फिशर के मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो देख लेंगे कि मुद्रा का मूल्य एवं कीमत स्तर। मुद्रा का मूल्य एवं कीमत स्तर में विपरीत संबंध होता है। जब सामान्य कीमत स्तर घटता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। जो मुद्रा का मूल्य होता है वो वस्तु तथा सेवाओं का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वह मुद्रा का मूल्य होता है। और कीमत स्तर जो होती है, कीमत स्तर जो वस्तुओं की कीमत जहाँ पर निर्धारित की जाती है वह वस्तुओं का कीमत स्तर होता है। तो मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर में विपरीत संबंध होता है, यानी अप्रत्यक्ष संबंध होता है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, और दूसरा घटता है तो पहले वाला बढ़ जाता है। यानी कि जब सामान्य कीमत स्तर घटता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य क्या होता है, वो है 1/p। यह वैल्यू ऑफ मनी है, मुद्रा का मूल्य। आगे परिणाम सिद्धांत। तो कीमत स्तर और मुद्रा के परिणाम सिद्धांत में प्रत्यक्ष संबंध होता है। कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में अप्रत्यक्ष संबंध होता है, और कीमत स्तर और परिणाम सिद्धांत में प्रत्यक्ष संबंध होता है जबकि मुद्रा के परिणाम तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। अभी दोबारा से देखिए, मुद्रा के मूल्य में और कीमत स्तर में विपरीत संबंध, और मुद्रा के मूल्य और परिणाम सिद्धांत में भी कीमत अप्रत्यक्ष संबंध, क्योंकि कीमत स्तर और परिणाम सिद्धांत में प्रत्यक्ष संबंध होता है। रिपीट अगेन, कीमत स्तर और परिणाम सिद्धांत में प्रत्यक्ष संबंध होता है, और परिणाम सिद्धांत और मुद्रा के मूल्य में और कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। आगे है, इसकी परिभाषा है, परिणाम सिद्धांत की परिभाषा है। इससे ज्ञात होता है कि कीमत स्तर में मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के प्रत्यक्ष अनुपात में परिवर्तन होता है। जो मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है उससे क्या ज्ञात होता है कि कीमत स्तर में मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के प्रत्यक्ष अनुपात में परिवर्तन होता है। कीमत स्तर में उतना ही परिवर्तन होता है जितना कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है, उनमें प्रत्यक्ष अनुपात में परिवर्तन होता है। यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमत स्तर भी बढ़ जाता है। जितना परिवर्तन कीमत स्तर में होगा उतना ही मुद्रा की मात्रा में होता है। जितना कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है उतना ही कीमत स्तर में परिवर्तन होता है, क्योंकि कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। आगे, फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग क्रय विक्रय करने के उद्देश्य से की जाती है। फिशर के अनुसार, जो फिशर हैं वो कहते हैं वो कि जो मुद्रा की मांग है वो क्रय विक्रय करने के उद्देश्य से की जाती है, क्योंकि यह विनिमय का माध्यम है। मुद्रा का मूल्य अन्य वस्तुओं की तरह मुद्रा की मांग तथा पूर्ति पर निर्भर करता है। मुद्रा का जो मूल्य है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, जो अन्य वस्तुओं की कीमत है। जैसे अन्य वस्तुओं की कीमत निर्धारित की जाती है, उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है, वो होता है मांग तथा पूर्ति पर। जब मांग और पूर्ति बराबर हो जाती हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पर मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। इसी प्रकार मुद्रा का मूल्य भी कीमत और पूर्ति और मांग की बराबरी जहाँ पर होती है वहाँ पर निर्धारित किया जाता है। जैसे देखिए, मुद्रा की मांग बराबर है मुद्रा की पूर्ति, पीटी है, जो ये हमारा सूत्र है। मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की वैल्यू निकालने का, मनी ऑफ वैल्यू निकालने का हमारा सूत्र है ये। पीटी इज इक्वल टू एम वी प्लस M1V1, या फिर हम दूसरा ये कह सकते हैं, पी बराबर है M v प्लस M1V1 बटे टी, या फिर तीसरा हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1/P बराबर है T बटे M v प्लस M1V1। इन तीनों तरीके से हम मुद्रा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा। तीनों तरीके से आप मुद्रा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि M यहाँ पर क्या है, M प्रचलन में करेंसी जो हमारी जो मुद्रा की मात्रा है वह जो प्रचलित होती है, जो प्रचलन में हमारे पास मुद्रा की मात्रा है उसे यहाँ M के रूप में प्रयुक्त किया गया है। V प्रचलन में मुद्रा की चलन गति, मुद्रा की चलन गति क्या है, यानी कि मुद्रा कितनी बार चलन में आई है उसकी चलन गति क्या है। V का अर्थ है मुद्रा की प्रचलन गति। अब M1 बैंक की मुद्रा, अब M1 का अर्थ क्या है, जो बैंक में उपस्थित मुद्रा है उसे M1 से दर्शाया गया है। और V1 साख मुद्रा की चलन गति, जो साख मुद्रा यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये जो हमारी साख मुद्रा है जिसे हम चेकों द्वारा निकालते हैं, बैंकों में जो जमा होती है, साख मुद्रा की चलन गति क्या है, यह हमने V1 से दर्शाया है। आगे है, टी वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा है जिसका मुद्रा के माध्यम से विनिमय होगा। टी क्या है, वस्तु और सेवाओं की वह मात्रा है जिसका हम मुद्रा के माध्यम से विनिमय करेंगे।
आगे फिशर के अनुसार v और v1 तथा t स्थिर रहते हैं। जो v है और v1 है हमारा यानी मुद्रा की प्रचलन गति और साख मुद्रा की प्रचलन गति है जो वह स्थिर रहेंगे और t भी हमारा स्थिर रहेगा। इस स्थिति में कीमत तथा मुद्रा के परिणाम में प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये जो स्थिति है इसमें कीमत स्तर में इस स्थिति में कीमत स्तर तथा मुद्रा के परिणाम में प्रत्यक्ष संबंध होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कीमत स्तर और मुद्रा के परिणाम सिद्धांत में प्रत्यक्ष संबंध होता है और इन दोनों का संबंध मुद्रा के मूल्य से विपरीत होता है यानी अप्रत्यक्ष संबंध होता है उनमें। मुद्रा का परिणाम m तथा m1 में वृद्धि होने से कीमत स्तर p में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर बताया गया है कि जो v और v1 है वो तो v1 v और t तो स्थिर रहेंगे और m तथा m1 में वृद्धि होने से कीमत स्तर जो हमारा p है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। यानी m और m1 में चेंज होगा तो मुद्रा जो कीमत स्तर हमारा p है उसमें भी चेंज होगा और अनुपातिक जो है प्रत्यक्ष अनुपातिक रूप में उनमें परिवर्तन होगा। जब एग्जाम्पल की सहायता से देख लेंगे, m है हमारा 200 रुपये और m1 है हमारा 400 रुपये, v है हमारा 4 और v1 है हमारा 2 रुपये। अब आगे देखिए हम सूत्र डालते हैं, p बराबर है p बराबर है mv प्लस m1 v1 बटे t। अभी इसी की सहायता से हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे। mv हमारा क्या है, m हमारा क्या है 200 और v हमारा क्या है 4। तो हमने यहाँ पर सूत्र में क्या लगाना, mv यानी m और v की गुणा होगी तो 200 गुणा 4। अब आगे है m1 v1 तो 400 गुणा 2 हमने यहाँ पे पुट किया है बटे t की वैल्यू क्या है यहाँ पर 400, t हमने 400 माना है, सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं गया है, t की वैल्यू है वो 400। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर t पुट कर लिया है, t हमारा 400 है। अब हम इन्हें गुना करके प्लस करेंगे तो 200 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 800 और 400 को हम 2 से गुना करेंगे तो 800 बटे में 400, यूं का यूं 400 यहाँ पर पुट हो जाएगा। अभी हम आगे 800 प्लस 800 कितना होगा हमारा 1600 और 400 यूं का यूं यहाँ पर पुट हो जाएगा। अब हम 400 को 1600 से काटेंगे तो वैल्यू हमारी निकलती है 4 और मनी की वैल्यू क्या होती है 1 बटे p हमारा कितना है 4 और 1 हमारे पास है ही तो वैल्यू की जो मनी की वैल्यू निकली वो हमारी है 1 बटे 4। आगे है मुद्रा की वैल्यू कितना हुआ 1 बटे p बराबर है 1 बटे 4। यदि m दुगनी हो जाए तो फिशर के अनुसार m1 उसी अनुपात में बढ़ेगी। जब m में परिवर्तन होगा तो m1 में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होगा यानी m1 उसी अनुपात में बढ़ेगी जिसमें m हमारी बढ़ती है। तो अब एग्जांपल है m हमारी है 400 और v हमारी है 2। तो अब m1 हमारी कितनी है 800, पहले हमारी m1 कितनी थी 400 और m थी हमारी 200। अब हमारी m हो गई है 400 और m1 हो गई है 800 यानी कि जो अनुपात है अनुपातिक में परिवर्तन हुआ है, एक अनुपात में उनमें दोनों में परिवर्तन हुआ है। t हमारी है 400, सूत्र की सहायता से हम फिर से पुट करेंगे, p बराबर है 400 गुणा 2 यानी m गुणा v 400 गुणा 2 और m1 गुणा v1 यानी 800 गुणा 4। t हमारी है वो 400। अब हम इनकी गुणा करेंगे, 400 गुणा 2 800 और 400 गुणा 4 3200 बटे 400। अब इन्हें काटेंगे हम, 3200 में हम 800 जोड़ेंगे 4000, p बराबर है 4000 बटे 400 इज इक्वल टू 10। 400 को हम जब 4000 से काटेंगे तो आंसर हमारा निकलेगा 10 और हमारी जो मनी की वैल्यू निकलेगी 1 बटे p बराबर है 1 बटे 10। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा के परिणाम के दुगना होने पर कीमत भी है जो वो दुगनी हो जाती है। यानी मुद्रा के परिणाम सिद्धांत जब दुगना होता है तो उसकी कीमत भी दुगनी हो जाती है। फिशर के समीकरण को विनिमय समीकरण भी कहा जाता है। फिशर का जो समीकरण है उसे क्या कहा जाता है, विनिमय समीकरण भी कहा जाता है। अब फिशर के परिणाम सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले मान्यता करेंसी तथा बैंक मुद्रा की चलन गति में स्थिरता। फिशर के सिद्धांत की मान्यता है कि करेंसी तथा जो बैंक की चलन गति है उसमें स्थिरता पाई जाती है। मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की यह मान्यता है कि करेंसी तथा बैंक मुद्रा की चलन गति यानी v और v1 स्थिर रहती हैं। ये पहली मान्यता है। अगली मान्यता है पूर्ण रोजगार। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाएगी। अगला है व्यापार की स्थिर मात्रा। जो व्यापार की है मात्रा वो स्थिर रहेगी। फिशर के सिद्धांत की मान्यता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति के कारण फिशर की यह मान्यता भी है कि एक
एक निर्धारित समय में व्यापार की मात्रा टी, जो व्यापार की मात्रा वो क्या है हमारी टी, अर्थात जो वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रतिभूतियों की संख्या स्थिर रहती है। अर्थात जो वस्तु और सेवाओं की संख्या होती है वह स्थिर रहती है। यह भी फिशर के सिद्धांत की मान्यता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में जो हमारे व्यापार की यानी कि टी जो हमारी वस्तुओं और सेवाओं की मांग है वो स्थिर रहेगी। अगली अगली जो मान्यता है, बैंक तथा मुद्रा यानी करेंसी का अनुपात स्थिर रहना चाहिए। जो बैंक मुद्रा है तथा करेंसी का अनुपात है वो जो हमारा स्थिर रहेगा, यह भी मान्यता है फिशर के सिद्धांत की। अगला है दीर्घकाल। फिशर का सिद्धांत दीर्घकाल की मान्यता पर आधारित है। इसके अनुसार सिद्धांत के दीर्घकाल में मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में उचित समन्वय स्थापित होता है। जो फिशर का सिद्धांत वो कब लागू होता है? दीर्घकाल में। दीर्घकाल की मान्यता पर आधारित है। ये जो इस नियम है इसके अनुसार सिद्धांत के दीर्घकाल में मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में उचित समन्वय स्थापित हो जाता है। फिशर का कहना है कि जो दीर्घकाल होता है उसका अर्थ होता है लंबा समय। तो लंबे समय में जो मुद्रा की मात्रा है और कीमत स्तर है उनमें उचित समन्वय स्थापित हो जाता है दीर्घकाल के समय। इसलिए फिशर का जो सिद्धांत है वह दीर्घकाल में लागू होता है। आगे है फिशर के समीकरण की व्याख्या। तो फिशर के अनुसार कीमत स्तर का मुद्रा की मात्रा के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कीमत स्तर का मुद्रा की मात्रा के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। और पहले है मुद्रा की मात्रा सक्रिय है। फिशर के अनुसार है, फिशर ने मुद्रा की मात्रा में केवल उसी मुद्रा की जो मात्रा है फिशर के अनुसार उसने उसमें किसको शामिल किया है? सिर्फ उसी मुद्रा को जो लेन देन के लिए प्रयोग की जाती है तथा जो हमारे पास जो उससे लेन देन से अलग जो हमारी पूंजी है उसे मुद्रा की मात्रा में उसने शामिल नहीं किया है फिशर ने। तो फिशर के अनुसार मुद्रा की मात्रा में केवल उसी मुद्रा को शामिल किया गया है जिसका लेन देन में प्रयोग किया जाता है। आगे है कीमत स्तर निष्क्रिय तत्व। फिशर की यह भी मान्यता थी कि कीमत स्तर एक सक्रिय तत्व है। यह स्वयं समीकरण के दूसरे तत्वों द्वारा निर्धारित होता है परंतु दूसरे तत्वों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिशर क्या कहते हैं कि फिशर की यह मान्यता है कि कीमत स्तर एक निष्क्रिय तत्व है। जो कीमत स्तर है हमारा वो निष्क्रिय तत्व है, वह कोई क्रिया नहीं करता है, अतः उसका स्वयं की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वो दूसरे समीकरणों पर आधारित है, उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है परंतु दूसरे तत्वों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु ये जो है ये कह रहे हैं कि ये कीमत स्तर एक निष्क्रिय तत्व है, दूसरे तत्वों द्वारा निर्धारित किया जाता है लेकिन इसका जो दूसरे तत्वों पर है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई आई मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, जो मैं आपको समझाने की जितना कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा जरूर। मैं इस बात को ये नहीं बोलती कि आप भैया यही बोलें कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपको जो भी कमी लगती है वो मुझे बताइए ताकि मैं अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूँ। चलिए आगे चलते हैं। अभी जो फिशर के समीकरण की ये जो समीकरण हमने बताया है इसकी व्याख्या जो की है इसको हम डायग्राम की सहायता से देखेंगे। आगे डायग्राम है, ये डायग्राम दिखाया गया। ओ वाई अक्ष है जो इस पर मुद्रा का स्तर दिखाया गया और ओ एक्स अक्ष पर मुद्रा की मात्रा। अभी दूसरे डायग्राम में भी ओ एक्स अक्ष पर मुद्रा का मूल्य तथा ओ एक्स अक्ष पर मुद्रा की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर मुद्रा का मूल्य दिखाया गया है। अब इसमें क्या फिशर क्या कहते हैं कि जो मुद्रा, इसमें वही बात जो मैंने पहले आपको बताई थी वही बताई गई है यहाँ पर कि मुद्रा का मूल्य और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा का स्तर और मुद्रा की मात्रा। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये चित्र में ये दिखाया गया कि जो मुद्रा की मात्रा है और मुद्रा का स्तर, इसमें इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध यहाँ पर दिखाया गया। देखिए जब ओ से हमारी मुद्रा की मात्रा m है तो हमारा जो कीमत स्तर है वो p है। ये कीमत स्तर है हमारा। जब मुद्रा की मात्रा m है तो कीमत स्तर हमारा p है। जब मुद्रा की मात्रा om से बढ़कर om1 हो जाती है तो हमारा कीमत स्तर भी op से बढ़कर op1 हो जाता है। अब इसी प्रकार जब मुद्रा की मात्रा om1 से बढ़कर om2 हो जाती है उसी प्रकार तो मुद्रा जो कीमत स्तर है वो भी OP से बढ़कर OP2 हो जाता है। यानी कि जो मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर है उसमें प्रत्यक्ष संबंध यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरे चित्र में दिखाया गया कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा का मूल्य। अब यहाँ पे दिखाया गया कि जब मुद्रा की मात्रा m है तो मुद्रा का मूल्य है वो कितना है 1/P2 दिखाया गया मुद्रा का मूल्य। लेकिन जब मुद्रा की मात्रा बढ़कर OM1 हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य OP2 से घटकर OP1 हो जाता है। और उसी प्रकार जब मुद्रा की मात्रा OM1 से भी बढ़कर OM2 हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य
1/P1 से भी घटकर 1/P हो जाता है। यानी जिस प्रकार मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है उसी उसी अनुपात में मुद्रा का जो मूल्य है वो घटता जा रहा है, और जिस प्रकार मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है उसी प्रकार मुद्रा का जो कीमत स्तर यानी हमारा जो कीमत स्तर है वो घटता जा रहा है। यही ये जो फिशर के समीकरण की व्याख्या थी। अब हम फिशर के समीकरण की जो आलोचनात्मक व्याख्या है वह करेंगे कि फिशर का समीकरण सिद्ध सही है या गलत, इसकी आलोचनाएं जिन जिन वैज्ञानिकों ने की हैं। सबसे पहले है यह एक सार्थक धारणा, समार्थक धारणा है। केंज के अनुसार मुद्रा परिणाम सिद्धांत एक स्वयं सिद्ध सत्य है जो तमाम परिस्थितियों में लागू होता है। केंज क्या कह रहे हैं कि मुद्रा का परिणाम सिद्धांत एक ऐसा स्वयं सिद्ध तथ्य है, सत्य है, जो कि तमाम परिस्थितियों में लागू होता है, लेकिन इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत एक साधारण सिद्ध सत्य है। मुद्रा का जो परिणाम सिद्धांत है वो साधारण सत्य है, ये केंज द्वारा कहा गया है, लेकिन इसका कोई ये मतलब ये जो ऐसा सत्य है ये तमाम परिस्थितियों में लागू होता है। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत एक सामान्य साधारण सत्य है। यह ऐसी कोई बात नहीं बताता है जिसे लोग नहीं जानते हैं। इसके द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने से कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। जो केंज है वो क्या बोल रहे हैं कि यह एक ऐसा साधारण सत्य है जो कि स्वयं सिद्ध है, लेकिन यह ऐसी कोई बात नहीं बताता है कि जिसे लोग नहीं जानते। इसके द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने से कीमत स्तर में कितना परिवर्तन होगा, किस प्रक्रिया में परिवर्तन होगा तथा कौन सा तत्व कारण होगा और कौन सा तत्व परिणाम, क्योंकि यह एक साधारण सत्य है जो स्वयं सिद्ध तथ्य है। अगला है अवास्तविक धारणा। फिशर का सिद्धांत इस अवास्तविक मान्यता पर आधारित है कि कीमत स्तर पर केवल मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का ही प्रभाव पड़ता है। फिशर का ये जो कह रहे हैं वैज्ञानिक है जिन्होंने इस नियम की आलोचना की है कि फिशर का सिद्धांत एक अवास्तविक मान्यता पर आधारित है, क्योंकि यह कहता है कि कीमत स्तर पर केवल मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का ही प्रभाव पड़ता है, और जो विनिमय का समीकरण यानी कि फिशर के समीकरण के जो और अन्य तत्व हैं उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनका कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये जो अन्य तत्व हैं इनका कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगली आलोचना है तत्व स्वतंत्र नहीं है। फिशर की यह मान्यता गलत है कि परिणाम सिद्धांत के विभिन्न तत्व M और M1 तथा V तथा V1 और T एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु वास्तविक जीवन में यह तत्व एक दूसरे पर जो निर्भर करते हैं वे एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। अगली है एक पूर्ति के को अधिक महत्व यहाँ पर दिया गया। आलोचकों के अनुसार इस सिद्धांत में मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन वास्तविक जीवन में मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के बराबरी पर निर्धारित किया जाता है, जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर हो। लेकिन जो फिशर के अनुसार केवल मुद्रा की पूर्ति को ही महत्व दिया गया है, मुद्रा की मांग को यहाँ पर कोई महत्व नहीं दिया गया। तो फिशर ने मुद्रा की मांग को स्थिर मानकर कीमत निर्धारण में केवल मुद्रा की जो पूर्ति है उसको दर्शाया गया, और मुद्रा की जो मांग है उसका प्रभाव समाप्त कर दिया गया है। इसके अनुसार केवल मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने से कीमत स्तर में परिवर्तन हो जाता है, जो कि एक अवास्तविक धारणा है। अगला है केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में लागू होता है। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में लागू होता है, परंतु केंज के अनुसार अधिकतम अर्थव्यवस्थाओं में अपूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। यह सिद्धांत अपूर्ण रोजगार की स्थिति में लागू नहीं होता है। फिशर का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि यह जो मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है यह केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में लागू होगा, लेकिन अन्य जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि भाई केंज है जो जैसे केंज ने कहा है कि हर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती, और तो यह नियम अपूर्ण रोजगार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि फिशर के अनुसार यह केवल पूर्ण रोजगार की अर्थव्यवस्थाओं में ही लागू होता है। अगला है असंगत। प्रोफेसर होम के अनुसार मुद्रा का परिणाम सिद्धांत असंगत है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुद्रा की मात्रा जिसका संबंध एक समय बिंदु है, मुद्रा की मात्रा क्या एक समय बिंदु है, और तथा मुद्रा की चलन गति क्या है, यह एक समय अवधि है। मुद्रा की चलन गति यानी कि वह एक समय अवधि में ये मापा जाता है कि मुद्रा की चलन गति क्या थी, वह कितने प्रचलन में आई, मतलब उसके द्वारा कितनी सेवाओं तथा वस्तुओं को खरीदा गया या बेचा गया, वह कितने प्रचलन में थी। इसलिए है एक समय अवधि, क्योंकि यह एक समय अवधि में ही देखा जा सकता है कि मुद्रा की प्रचलन गति क्या थी। लेकिन मुद्रा की जो मात्रा है वह एक समय बिंदु है, और
और मुद्रा जो परिणाम सिद्धांत है फिशर का, उसमें क्या दर्शाया गया है कि मुद्रा की चलन गति और मुद्रा की मात्रा है जो उनको गुणा करके ही मुद्रा की मात्रा ज्ञात करने का प्रयत्न किया जाता है, मुद्रा का मूल्य ज्ञात करने का प्रयत्न किया गया है। तो यह एक असंगत धारणा है, परंतु क्योंकि दो असमान तत्वों को एक साथ गुणा करना तकनीकी दृष्टि से असंगत है। क्या कह रहे हैं, ये केंज ने कहा है कि जो फिशर का सिद्धांत वो क्या बता रहा है कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा की चलन गति, जो प्रचलन में जो गति है उसको, मुद्रा की जो चलन गति है उसको गुणा करके हम मुद्रा के मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यह एक ऐसा मान, ये वास्तविक असंगत धारणा है, क्योंकि ऐसा मान दो तत्व हैं जो उनको एक दूसरे से गुणा करना तकनीकी दृष्टि से असंगत है। अगला है चलन गति को मापना कठिन है। फिशर के समीकरण में मुद्रा की चलन गति को मापना कठिन है। फिशर का जो समीकरण है उसमें क्या बताया गया है, तो कि मुद्रा की प्रचलन जो चलन गति है उसको मापना कठिन है, यह भी इसकी आलोचना है। मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय में कितने हाथ बदलती है, यह पता लगाना संभव नहीं है, क्योंकि भारत जैसे देश जो हैं उसमें काला धन भी चलन में होता है, इसलिए हम मुद्रा जो चलन गति है उसको माप नहीं सकते। और फिशर के समीकरण में क्या दिखाया गया कि चलन मुद्रा में की जो प्रचलन गति है उसको भी यहाँ पर इन्होंने माप दिया है, लेकिन वास्तविक जीवन में प्रचलन में जो मुद्रा है उसकी गति को मापना संभव नहीं, क्योंकि एक मुद्रा कितने हाथों में एक समय में जाती है यह हम हिसाब नहीं लगा सकते, क्योंकि भारत जैसे देशों में काला धन भी जो है वो चलन में होता है। अगला है अगत्यात्मक सिद्धांत। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत एक अगत्यात्मक सिद्धांत है। इसके अध्ययन से केवल यह ज्ञात होता है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से, जो मुद्रा की मात्रा है उसमें परिवर्तन होने से बिना समय विलंब के, यानी बिना किसी देर के कीमत स्तर में परिवर्तन हो जाता है। फिशर का सिद्धांत क्या बताता है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से बिना किसी समय में चेंज होने की सीधा कीमत स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये जो नियम है इनका यह तो नहीं बताता ये सिद्धांत कि मुद्रा की मात्रा में कितना परिवर्तन होने से जो परिवर्तन हुआ उसमें कितना समय लगा और परिवर्तन की प्रक्रिया क्या थी, उसकी प्रक्रिया कौन सी थी। इस प्रकार यह एक अगत्यात्मक सिद्धांत है, क्योंकि यह सिर्फ इतना ही कहता है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से सीधा कीमत स्तर में परिवर्तन हो जाता है। ये तो नहीं बताता है कि भाई कीमत स्तर में कितना परिवर्तन हुआ और कितने समय में हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या रही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।